एक होता है हमारा डी गेट इज इक्वल टू डी गेट लिख दिया और यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट किया, फिर जो भी आपका डाटाबेस है पूरे पूरे डाटाबेस को सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे कोमा लगाया और डबल कोड लगा दिया। अब आप क्या चाहते हैं? अब आप चाहते हैं कि हमें क्या देखना है, यहाँ पे आइटम देखनी है, ठीक है, और कौन से नंबर के थ्रू देखनी है। यहाँ पे आएगा कोमा, क्या आएगा, पहले कोमा आएगा और फिर उस आईडी को सिलेक्ट कर देंगे और यहाँ से कर दिया ब्रैकेट बंद, एंटर करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आ गया आंसर, आ गया ना, क्या आ गया, स्मार्टफोन आ गया, देखो समझ गए बात। पर इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि स्मार्टफोन की जगह क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें कैटेगरी बताए, क्या बताए, कैटेगरी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कैटेगरी देखनी है तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या लिख दिया, इज इक्वल टू डी गेट, ब्रैकेट स्टार्ट किया, कितने एरिया का डाटा है, पूरा इतने का, फिर यहाँ पे कोमा कैब CATEGORY, ये स्पेलिंग है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे कोमा, फिर क्या है, फिर यही लोकेशन है और यहाँ से एंटर, ये क्या आ जाएगा, सैमसंग आ गया उसका कैटेगरी, ठीक है ना। तो इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर नंबर चेंज करेंगे, यहाँ से मानो 103 कर दिया तो अपने आप चेंज हो गया, देखो, ठीक है ना, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट देखो, एक होता है इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब ये डाटाबेस ले लिया और कोमा यहाँ पे लिख दिया हमने अमाउंट, क्या लिखा, अमाउंट लिख दिया और ब्रैकेट अमाउंट लिखा, फिर कोमा, और यहाँ से मैंने ये 2 कॉलम ले लिए और जैसे मैं एंटर करूँगा तो इन सभी का वो क्या कर देगा, टोटल कर देगा, समझ गए बात। एक होता है डी मैक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दिया मैंने DMAX, डी मैक्स लिखा, फिर यहाँ से डाटाबेस को सेलेक्ट किया, पूरे डाटाबेस को, कोमा, फिर यहाँ पे क्या लिखना है, अमाउंट, क्या लिखना है कि उसके अमाउंट का क्या बताया, उस अमाउंट में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे, क्या निकाल दे, मैक्सिमम वैल्यू निकाल दे। तो इस तरह से सिलेक्ट कर दिया दोबारा उसके क्राइटेरिया को, और जैसे मैं एंटर करूंगा तो पूरी लिस्ट में से जो भी सबसे बड़ा होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, जो भी पूरी लिस्ट का सबसे बड़ा होगा वही आएगा, ठीक है, समझ गए ना। देखो लैपटॉप HP का जो 90,000 का डाला है तो यहाँ पे 90,000 आ गया, क्योंकि इस पूरी लिस्ट में लैपटॉप की जो पूरी लिस्ट है उसमें अंदर सबसे ज़्यादा जो अमाउंट है उसका किसका है, मैक्सिमम किसका है, HP का, तो अपने आप आ गया। फिर इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, मिनिमम इसी तरह से DMIN, DMIN, ठीक है, टैब दबाओ और फिर यहाँ से पूरे डाटाबेस को सेलेक्ट करो, फिर यहाँ पे कोमा दबाओ, ठीक है ना। कोमा दबाने के बाद क्या करना है, फिर इस तरह से खाली उसको लेना है, फिर यहाँ से कोमा, ठीक है, लेकिन बीच में क्या लिखा जाना था, अमाउंट लिखना था, वो नहीं लिखा, अमाउंट लिखना होता है बीच में, यहाँ पे डबल कोट लिखा और AMOUNT अमाउंट लिख दिया, फिर डबल कोट और कोमा, एंटर करते ही क्या आ जाएगा, सबसे छोटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 500 है, इससे भी छोटा करते हैं ना माउस को,
120 रुपये का डालते हैं तो देखो क्या आ गया, जो पूरी लिस्ट में सबसे छोटा है वो आ गया। मतलब डी मैक्स मतलब पूरे डाटाबेस के अंदर जो सबसे बड़ा है, डाटाबेस के अंदर सबसे बड़ा है तो वो आए। पहले पूरे डाटाबेस का टोटल आ जाए, सम कर दे तो सभी का सम कर दिया उसने। फिर डी मैक्स मतलब सबसे डाटाबेस में सबसे बड़ा जो है वो आ जाए। डी मिन मतलब डाटाबेस में सबसे छोटा है जो वो आ जाए। डी एवरेज होता है। डी एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालेगा इन सभी की, ठीक है ना, इक्वल टू ABERAGE, सॉरी एवरेज नहीं, डी एवरेज। ऐसे ये आपका हो भी चुका है ना। डी एवरेज क्या लिख दिया, डी एवरेज लिख दिया, ठीक है ना। डी एवरेज भी वैसे ही होगा। पूरे डाटाबेस को सेलेक्ट करो, कोमा अमाउंट, फिर डबल कोट, कोमा, और जो भी आपका क्राइटेरिया को सेलेक्ट कर दो अपने क्राइटेरिया के हिसाब से और एंटर कर दो, ठीक है। ये डी एवरेज आ गई। देखो किसी की 90,000 है, किसी की 120 भी है, तो सभी की एवरेज क्या रही, जो एवरेज रही वो बता दिया। इसी तरह से एक होता है डी काउंट इक्वल टू DCOUNT, डी काउंट। और डी काउंट के लिए भी यही करना है। सबसे पहले क्या करना है, पूरे एरिया को सिलेक्ट करना है, फिर कोमा अमाउंट, ठीक है। अब क्या करना है, क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है ऐसे, ठीक है। ये फार्मूले देख सकते हैं आप पूरे सामने, है ना। फिर यहाँ पे क्या करना है, एंटर कर देना। तो क्या है, 8 आए। क्यों आए 8, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, ये है डी काउंट, है ना। तो इसको नहीं लिया इसने क्योंकि टेस्ट है, लेकिन एक होता है डी काउंटा इज इक्वल टू डी काउंटा, डी काउंटा ए। इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट किया और इस पे भी हमने वैसे पूरे डाटा को सेलेक्ट किया, कोमा अमाउंट कोमा क्राइटेरिया सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आंसर आया, 9 आया। क्यों आया 9, क्योंकि देखो यहाँ पे डी काउंट था तो वो टेक्स्ट को नहीं काउंट करता, लेकिन डी काउंटा क्या करता है, टेक्स्ट को भी करता है। इसी तरह से डी प्रोडक्ट होता है, तो इसका तो बहुत ज्यादा आंसर आ जाएगा यार। अब यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू डी प्रोडक्ट, डी प्रोडक्ट लिख दिया। यहाँ से पूरे एरिया को सिलेक्ट कर दिया, फिर यहाँ पे लगाया कोमा, कोमा लगाने के बाद उसी तरह से सेम पैटर्न है सभी फार्मूलाज का, ठीक है ना। और क्या करना है अब, यहाँ पे फिर हमें, अरे यार अमाउंट तो लिखा ही नहीं बीच में, तो यहाँ पे हमने अमाउंट लिख दिया कि अमाउंट को क्या करे, डी प्रोडक्ट करे, मतलब मल्टीप्लाई करे, गुणा करे, ठीक है ना। तो एंटर करते ही गुणा कर लेगा, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी तो कम करते हैं थोड़ी, ठीक है। यहाँ पे 10 लिखा, 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 10 लिखा और यहाँ पे भी 10 लिख दिया। अब तो दिख रहा है आपको, समझ गए ना। तो मतलब उसने मल्टीप्लाई किया है, प्रोडक्ट किया है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अब इस वैल्यू को बड़ी कर दे क्योंकि लैपटॉप तो आने नहीं वाला। नेक्स्ट क्या है, इसी तरह से इज इक्वल टू डाटाबेस स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब क्या करना है, इसको भी सेम तरीका ही है। देखो उसी तरह से यहां से मैंने ये ले लिया, फिर यहाँ पे कोमा अमाउंट
कोमा, ठीक है ना। एंटर करते ही क्या आगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या कह रहे हो, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं। देखो सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये है, देखो फॉर एग्जांपल समझ लो कि अगर किसी के पास 90 है और किसी के 110, तो ये सब 100 के एकदम पास पास है, यानी डाटा एक जगह सिमटा हुआ है जहां फैलाव कम है, ठीक है ना। लेकिन सीन 2 देखो, अब ज़्यादा डेविएशन का मतलब अगर एक के पास 10 रुपये हैं और दूसरे के पास 500 रुपये, तो ये 100 वाले एवरेज से बहुत दूर दूर भाग रहे हैं, तो यहाँ फैलाव बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। एक एकदम गरीब है और दूसरा पूरा नवाब है ना। तो इस तरह से इसको समझ लो, आप समझ गए ना, सिंपल एवरेज समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, हमारे केस में बहुत ज़्यादा फैलाव है, देखो किसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, 1 लाख है ना, किसी की 150 भी है, तो ये बहुत फैला हुआ है हमारा भी। ये जो था ये तो एस्टिमेट बताता है, और ये एग्जैक्ट बिल्कुल 100% अगर डाटा है आपके पास, तो डीएस डाटाबेस स्टैंडर्ड डेविएशन पी जो वाला पॉपुलेशन वाला है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट हिसाब निकालता है, ठीक है ना। सीधी बात कह दो कि एग्जैक्ट पूरा आंसर बताता है ये, ठीक है, और ये एस्टिमेट बताता है, ठीक है ना। समझ गए बात, उस डाटा के हिसाब से, है ना। उसके बाद क्या हमारा, इस पे भी ऐसे ही करना है, इक्वल टू DBAR, पूरे डाटा को ले लिया, कोमा अमाउंट, फिर कोमा क्राइटेरिया और एंटर, ठीक। देखो डीबीआर सैंपल, जब आपके पास डाटा का सिर्फ एक टुकड़ा सैंपल हो और दूसरा रिस्क नहीं लेना हो, तो डीबीआर लगा लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन की तरह ही -1 वाला सेफ्टी मार्जिन रखता है, लेकिन एक होता है इक्वल टू DBAR P, ठीक है। समझ गए बात, कोमा अमाउंट, तो DBRP पॉपुलेशन, जब आपके पास पूरा का पूरा डाटा पॉपुलेशन सामने हो तो DBARP लगा सकते हैं बिना किसी सेफ्टी के, सीधा एक्यूरेट आंसर देता है, क्योंकि इसमें सीधे एन से डिवाइड किया है। और इसमें होता क्या है, DBR और DBRP एकदम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले ही की तरह ही काम करते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि इसका स्क्वायर करके रिजल्ट देते हैं, समझ गए ना, स्क्वायर करते हैं फिर रिजल्ट देते हैं। ये बताते हैं कि डाटा कितना बिखरा है, पर स्टैंडर्ड डेविएशन में जो लास्ट के रूट निकाला था वो जहां नहीं करना होता, ठीक है ना।
एक होता है इक्वल टू डिक्लाइन वैल्यू। सॉरी वैल्यू नहीं, बैलेंस। ठीक है, तो डिक्लाइनिंग बैलेंस का मतलब क्या है? देखो सीधी सी मतलब समझ लो। सबसे पहले डालो कॉस्ट, 1 लाख रुपए का, कोमा सालवेज डालो 10,000, कोमा लाइफ 5 साल बाद, कोमा फंड डालो। अब एंटर करते इसका मतलब सीधा ये है कि इसके 36,900 रुपये कम हुए हैं। ठीक है ना। फर्स्ट ही स्टार्टिंग में जो बैलेंस जल्दी डिक्लाइन होता है, फिर बाद में धीरे धीरे होता है। जैसे मानो आपने एक फ़ोन खरीदा 1,50,000 का, तो निकालते ही उसको बाहर 50% कम हो गया या 30% कम हो गया, तो वो क्या हो गई? डिक्लाइन वैल्यू हो गई, है ना। 1 लाख का था, लेकिन ये 5 साल बाद आपकी चीज़ ये फिर 10,000 की बिकेगी, है ना। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे कम होगा। इसी तरह से एक होता है डबल डिक्लाइनिंग वैल्यू बैलेंस, ये उससे भी ज़्यादा दिखाएगा, इज इक्वल टू DDB। ठीक है ना, दोनों फार्मूलाज एक ही सही है। इसकी भी कॉस्ट डाल दी मैंने, कितनी? 1 लाख कोमा सालवेज, मतलब कबाड़ की जो वैल्यू होगी जब 5 साल बाद या 5-4 साल बाद बिकेगा, कितने का बिकेगा? ये भी मैंने कहा 10,000 का बिकेगा, कोमा 5 साल बाद, फिर कोमा एक। ठीक है, तो देखो डबल डिक्लाइनिंग वैल्यू ज़्यादा कम हो रही है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है, समझ गए। एक SLN होता है, लेकिन ये जरूरी है इसके साथ। SLN तो डेप्रिसिएशन एनुअली आपका रेट कम करेगा। जैसे मान लो ये भी 1 लाख रुपए की आपने एक स्कूटी खरीद ली, कोमा, और स्कूटी रह गई है कितने की? 50,000 रुपए की। कितने साल बाद? 5 साल बाद। तो 10,000 हर साल के हिसाब से इसके कम हुए हैं। ठीक है ना, समझ गए। देखो तीनों का मतलब एक ही है, काम एक ही है, लेकिन क्या किया डिक्लाइन बैलेंस ने? क्या किया? फर्स्ट ईयर में 36,900 कम किए, और डबल डिक्लाइन बैलेंस ने क्या किया? 40,000 ही सीधे कम कर दिए। फॉर्मूला सेम है दोनों का, देखो, है ना। लेकिन जो SLN होता है, ये सोच लो बहुत शरीफ है ना। ये एनुअली जितना भी कम हो रहा होगा, ठीक है ना, वो बताएगा। और ये स्टार्टिंग में ज़्यादा कम करेंगे, फिर बाद में धीरे धीरे करके कम होता जाएगा। नेक्स्ट क्या है? डिग्रीज इज इक्वल टू डिग्रीज। ठीक है, फिर ब्रैकेट देखो इसका 2 बार जैसे चालू होगा, फिर यहाँ पे लिखना है PI। ठीक है ना, फिर उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट और बंद होगा, फिर दोबारा 2 बार बंद। तो एंटर करते ही कितना आ जाएगा? 180। पता है ना क्यों आया? अब मैथ में क्या होता है? मैथ का सीधा सा रूल है, ठीक है ना। PI रेडियन 180 डिग्री ही होता है, तो एक्सेल ने ये बस सीधा दिखा दिया, है ना। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? डेल्टा। देखो एक होता है डेल्टा, ठीक है, और यहां पे क्या कह दिया हमने? C1 कोमा C2। ठीक है, अगर दोनों सेम होंगे तो 1 आएगा, और सेम नहीं होंगे तो 0 आएगा। अब देखो 1 और 0 का आपने पाइथन या कोडिंग में, प्रोग्रामिंग में करते हुए आता है ना। 1 का मतलब ट्रू और 0 का मतलब फॉल्स।
समझ गए? तो मतलब यहाँ पे मैंने 8 लिख दिया तो क्या आ गया वहां पे? कहने का मतलब 0, 0 मतलब फॉल्स, 10 कहने का मतलब 1, 1 मतलब ट्रू, ठीक है ना? नेक्स्ट, देखो डिवीजन स्क्वायर का मतलब होता है जैसे अपने 10, 20 और 30 लिखा, 10, 20 एंड 30। अब 10 एंड 20 के बीच में कितना गैप है, मतलब फासला कितने का है? 10 का। 20 और 20 के बीच में कितना फासला है? 0 का, कोई फासला नहीं है ना? 30 और 20 के बीच में कितना का फासला है? 10 का, है ना? अब ये तो काम हो गया, इसमें फासला कितना है? 10। 20 है तो इसमें कोई फासला नहीं है ना? वे 30 है और 20 है तो इसमें कितना फासला है? 10 का। अब 10 का स्क्वायर करो, इसमें 10 का स्क्वायर करो। अब 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 100 होगा। फिर 10 का जीरो का स्क्वायर 0 ही रहेगा। फिर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो इस तरह से इक्वल टू क्या आ रहा है? 200 आ रहा है। तो इनको अब सम कर लो, तो सम करते ही क्या होगा? 200 आंसर आ गया, देखो, ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं? चलो नेक्स्ट क्या हमारा? डिस्काउंट। डिस्काउंट भी निकाल लो भैया। देखो डिस्काउंट का मतलब सीधा सा हिसाब है कि डिस्काउंट कैसे निकलता है। देखो यार, यहां में लिख दिया डिस्काउंट। डिस्काउंट लिख दिया और यहां पे लिख दी डेट। क्या लिखी? डेट। एंटर करते ही अच्छा, एंटर करते ही उसने बता दिया कि 5% का डिस्काउंट है। ठीक है, 100 रुपये की कोई वैल्यू थी किसी प्रोडक्ट की और 95 है आज के टाइम में। ठीक है, 1/1/26 से 1/1/27 के बीच में। सबसे पहले बड़ी बात यह है कि इस फार्मूला को शॉपिंग वाला डिस्काउंट मत समझ लेना। अब इसको ऐसे समझो कि डिस्काउंट रेट ये फार्मूला किसी भी इन्वेस्टमेंट जैसे बॉन्ड, टी बिल पर मिलने वाले एनुअल डिस्काउंट रेट को कैलकुलेट करता है, जो हमें बताता है कि पूरे साल में इस इन्वेस्टमेंट में कितने प्रतिशत का रिटर्न या डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये 95 आपने इन्वेस्ट किया, 100 हो गई, तो 5% दिखा रहा है। लेकिन यही हम अगर 6 मंथ्स की निकालते हैं, सबसे बड़ी बात ये एनुअली निकालता है। अगर यही हम 6 मंथ की निकालते तो यहाँ पे 5% की जगह 10% होना था। ठीक है ना? तो ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? नेक्स्ट इज इक्वल टू $100 $100.5
कोमा 2, एंटर। अब यहाँ पे तो करेंसी कंप्यूटर में हमने क्योंकि अपने में सेट किया हुआ है हमने इंडियन रुपीज़, तो इंडियन रुपीज़ में आ गया, ठीक है ना। तो ठीक है ना, तो इस तरह से 100 मतलब डॉलर का साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे केस में इंडियन रुपीज़ आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने सेट की हुई करेंसी में इंडियन रुपीज़। डॉलर DE 1.1,8, ठीक है, समझ गए बात। अब $RD इसका फंक्शन का क्या करते हैं, डेसिमल, इसको फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने में इसका यूज किया जाता है। फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, समझ गए ना, डॉलर को फ्रैक्शन में, सॉरी मैं क्या कह रहा हूं, फ्रैक्शन को डेसिमल में बदलेगा, ये वाला, ठीक है ना। होता था ना पुराने टाइम में स्टॉक मार्केट में, फ्रैक्शन जैसे क्या होता था, बटे में वैल्यू होती 1.16 में बोली जाती थी, है ना। तो उस तरह से उसको ये डेसिमल में बदलेगा। लेकिन ये दूसरा वाला क्या है, ये उसका उल्टा होता है, नीचे वाला, है ना, इज इक्वल टू, यहां पे क्या करेंगे, यहां पे लिख दिया डॉलर $1.125, यही है ना ऊपर का आंसर, 1.125, फिर कोमा 8, है ना। अब एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका क्या काम होता है, इसका काम होता है डेसिमल को फ्रैक्शन में बदलेगा, ठीक है। तो क्या किया इसने, डेसिमल को फ्रैक्शन में बदल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, इज इक्वल टू डेट। अब डेट में क्या लिख दिया, 2001,1,1, तो एंटर करते ही जो हमने उल्टे क्रम में डेट डाली थी उसको उसने सीधे क्रम में कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है हमारा, डेज 360, डेज 360। अब इस पे क्या होता है कि 1/1/2011 से लेकर 1/1/2025 तक एंटर करते ही बता देगा, क्या बता देगा, लेकिन गलत कर दिया आपने, 1/1/2011 से लेकर 1/1/2011 से लेकर 7/7/2026 तक, ठीक है ना। 360 के हिसाब से काउंट करेगा डेज को, पर एक होता है खाली डेज, इक्वल माइनस डालेंगे फिर DA/S डेज, ये रियल डेज गिनेगा। क्या गिनेगा, रियल, कि 1/1/2011 से लेकर आज क्या चल रहा है, 1/1/2011 से लेकर आज क्या है, आज चल रहा है हमारा 7वां महीना। तो इसमें पहले मंथ चल रहा है 11, फिर डेट चल रही है 11 और मंथ चल रहा है 7, ठीक है ना।
और यहाँ पे क्या डाल दिया 2026, वो काउंट करके बताएगा, क्या करेगा, गिन के बताएगा कि कितने दिन हुए हैं। अब अगर इसी को हमने घंटों में कन्वर्ट करना हो या आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो इक्वल जो ऊपर वैल्यू आई है 5670, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 24 के साथ, फिर इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू 136,080 मल्टीप्लाई 60, तो मिनट बता देगा कि इतने मिनट हुए। फिर इसी को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 816,800 मल्टीप्लाई 60, तो एंटर करते ही सेकंड बता देगा कि इतने सेकंड हुए हैं। फिर इसी तरह से इक्वल टू 5670 को डिवाइड कर देंगे 365 से, तो ईयर आ जाएगा कि इतने ईयर का हुआ है। लेकिन ध्यान रखना इसके अंदर लीप ईयर को काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना, तो उतना थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, तो जितने लीप ईयर बीच में हुए होंगे तो उतना आप इसके अंदर काउंट कर देना, उतने डेज को मतलब प्लस कर देना, ऐड कर देना, और ठीक है। फिर इसी तरह से इक्वल टू 5670 डिवाइड 7, तो मंथ बता देगा कि आप इतने मंथ के हुए हैं। फिर इसी तरह से इक्वल टू 5670 डिवाइड किसके साथ करेंगे, अब इसी तरह से इसको डिवाइड करेंगे हम 30 के साथ, तो ये भी पूरा सही नहीं बताएगा, ठीक है ना, कभी 31 का मंथ होता है, कभी 29 का होता है ना, पर इस तरह से बता देगा। फिर इसी तरह से अब डी फंक्शन कोई रह तो नहीं गया हमारा, डेट हो गया डे, एक होता है इक्वल टू डे, कि डे लिखा और यहाँ पे लिख दिया नाउ, ठीक है, डे लिखा और नाउ लिख दिया, तो इस तरह से बता देगा। एक होता है हमारा डेट DIF कि 1/1/2000 से लेकर 11/7/2026 तक कितने ईयर हुए, तो जितने भी ईयर हुए उसने बता दिया। और यहाँ पे इसी तरह से M लगाएंगे तो क्या बता देगा, मंथ बता देगा कि कितने महीने हुए, ठीक है, समझ गए बात। इसी तरह से अच्छा W मंथ वीक डेज नहीं बताएगा भैया, ठीक है ना, खाली मंथ और क्या बताएगा, ईयर बताएगा। वैसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, समझ गए बात। अब ड्यूरेशन फार्मूला ये बताता है कि किसी इन्वेस्टमेंट या किसी बॉन्ड की लागत को उसके मिलने वाले ब्याज के जरिए वापस वसूल करने में औसतन कितने साल लगेंगे, ठीक है ना, समझ गए बात। अब हमारे केस में क्या है मामला, देखो यहाँ पे ड्यूरेशन लिख ली और 25 से लेकर यहाँ तक की डेट डाल दी है। फिर 0.01 का मतलब क्या है पता है ना, ये कूपन रेट है, यानी बॉन्ड पर आपको मिलने वाले 1% का एनुअली रिटर्न, ठीक है। फिर क्या है 0.01, दूसरा जो है 0.01, इसका मतलब क्या है, ये यील्ड है, यानी मार्केट में उस बॉन्ड पर मिल रहा 1% का रिटर्न, ठीक है ना। ये 1 साल का ब्याज था जो पीछे था, ये वाला, ठीक है ना, ये 1 साल का ब्याज था और ये 1 साल की रिटर्न, ठीक है। नेक्स्ट क्या, फ्रीक्वेंसी, यानी ब्याज साल में कितनी बार मिलेगा, ये लास्ट में 2 बार दिखा रहा है कि 1 साल में 2 बार मिलेगा, यहाँ पे 4 बार भी मिल सकता है, ठीक है ना। आप डालो, मतलब डालोगे 4 बार की 4 बार मिलता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वार्टरली भी मिल सकता है, तो यहाँ से 4 भी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या दिखेगा, ये बताएगा वही जो मैंने तुम्हें बता दिया था, ठीक है ना, कि उस डेट से लेकर उस डेट के बीच में ड्यूरेशन औसत निकालता है और ये बताता है कि आपको बॉन्ड से मिलने वाले सारे कैश फ्लो, ब्याज और मूलधन औसतन कितने साल में
वापस मिलेंगे। मतलब टोटल कितने साल में आपके पास आ जाएगा मूलधन और रिटर्न, ठीक है ना। अब डी वाला क्या क्या रह गया भैया, ये वैसे हो चुके थे लेकिन फिर भी देख लो। एक होता है डेसिमल टू बाइनरी, कि जैसे 9 का बाइनरी क्या होता है, तो उसने बाइनरी बता दिया कि ये होता है, ठीक है ना। फिर इसी तरह से डेसिमल टू हेक्सा, तो डेसिमल टू हेक्सा बता देगा, ठीक है ना। डेसिमल मानो यहाँ पे मैंने 15 डाला तो क्या आएगा 15 का एफ आ जाएगा, ठीक है ना। ये पीछे बताए हुए पूरी डिटेल से आप ऐसे सर्च कर सकते हो यूट्यूब में जाकर, ACI कंप्यूटर डेसिमल टू हेक्सा या डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल या डेसिमल टू बाइनरी इज इक्वल टू डेसिमल टू ओक्टल, डेसिमल टू ओक्टल, ठीक है ना। तो डेसिमल टू ओक्टल किसका 6 का, तो 6 का क्या रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है ना। पूरी डिटेल से देखना होगा तो सर्च कर लेना डेसिमल टू ओक्टल, इस तरह से पूरी डिटेल से आ जाएंगे सारे। फिर उसके बाद इसी तरह से क्या इज इक्वल टू अब डेसिमल टू डेसिमल करना है, तो ये डेसिमल क्या करना है वो तो वही रहेगा, ठीक है ना। ये तो निकालेगा नहीं, अपने आप को थोड़ी ना निकाल लेगा। तो इस तरह से ये डी वाले सारे फार्मूलाज हो ही गए तकरीबन। डी सीरीज़ के अंदर हमने कोई छोड़ा नहीं है अपनी तरफ से, ठीक है। और अगर किसी को कोई सीखना है और किसी को लगे कि नहीं सिखाया ये वाला, तो आप कमेंट करो और बोलो, हम आपको दोबारा भी सिखा दे सकते हैं, ठीक है ना। डे रह गया मेन, इज इक्वल टू डे लिख दिया इस तरह से डे, और यहाँ पे लिख दिया नाउ, ब्रैकेट स्टार्ट और बंद किया तो एंटर करते ही क्या हो जाएगा दिन बता देगा। तो इस तरह से भाई इनको करके देखो। अब मैं यहाँ से इसको करता हूँ सेव, ठीक है ना। तो ये सभी फार्मूला चला के देखना पड़ेंगे आपको, ठीक है।